अंदरूनी निवेशक। अंदरूनी निवेशक वो होता है जो किसी निवेश के अंदर होता है और उसके पास कुछ हद तक प्रबंधन पर नियंत्रण होता है। हालांकि अंदरूनी निवेशक का एक महत्वपूर्ण अंतर प्रबंधन पर नियंत्रण का पहलू है, लेकिन अमीर डैडी ने संकेत किया था कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि अंदरूनी निवेशक बनने के लिए आपको बहुत सी आमदनी या नेटवर्थ की जरूरत नहीं होती। किसी कंपनी का कोई अफसर, संचालक या 10% शेयरों से अधिक का मालिक अंदरूनी निवेशक होता है। निवेश पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें से अधिकतर उन लोगों के लिए लिखी गई हैं जो निवेश के संसार के बाहर हैं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अंदर से निवेश करना चाहते हैं। अमीर डैडी हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा और मैं बाहर के बजाय अंदर से निवेश करें, यानी अंदरूनी निवेशक बने। ये जोखिम कम करने और लाभ बढ़ाने का एक बहुत अहम तरीका है। जिस भी व्यक्ति के पास वित्तीय शिक्षा है लेकिन मान्यता प्राप्त निवेशक जितनी आर्थिक हैसियत नहीं है, वो अंदरूनी निवेशक बन सकता है। आज कई लोग यहीं पर निवेश के संसार में दाखिल होते हैं। अपनी खुद की कंपनियां बनाकर अंदरूनी निवेशक ऐसी संपत्तियां बना रहे हैं जिन्हें वे चला सकते हैं, बेच सकते हैं या सार्वजनिक कर सकते हैं। अपनी पुस्तक व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट में जेम्स पी ओ शॉन्सी विभिन्न प्रकार के निवेशों के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर लाभों का विश्लेषण करते हैं। वे इस बात को साबित करते हैं कि छोटे शेयर अक्सर बड़े शेयरों या अन्य प्रकार के शेयरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लगभग सभी भारी मुनाफे छोटे माइक्रो कैप शेयरों में पाए जाते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $25 मिलियन से कम होता है। नकारात्मक पहलू यह है कि इन शेयरों को खोज पाना औसत निवेशक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसा वो शॉन्सी कहते हैं कि वे लगभग हर व्यक्ति की पहुंच के बाहर रहते हैं। इन शेयरों में इतना कारोबार होता है कि बेचने वाले के भाव और खरीदने वाले के भाव आमतौर पर बहुत दूर होते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि 10% निवेशक 90% शेयरों का नियंत्रण कैसे हासिल करते हैं। यदि आप इन शेयरों में निवेश नहीं कर सकते तो अगली सबसे अच्छी चीज पर विचार करें। अपनी खुद की स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक कंपनी बनाएं और अंदरूनी निवेशक के रूप में अधिक लाभों का आनंद लें। मैंने ये कैसे किया? मैंने अंदरूनी निवेशक के रूप में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है। याद रहे, मैंने छोटी शुरुआत की थी और परिष्कृत निवेशक के रूप में अचल संपत्ति खरीदी थी। मैंने ये सीखा कि कर बचत और संपत्ति सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए सीमित साझेदारियों और कॉरपोरेशनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर मैंने अतिरिक्त अनुभव हासिल करने के लिए कई कंपनियां शुरू की। मैंने अपने अमीर डैडी से जो वित्तीय शिक्षा हासिल की थी, उसकी मदद से मैंने अंदरूनी निवेशक के रूप में व्यवसाय बनाए। मैं मान्यता प्राप्त निवेशक तब तक नहीं बना जब तक कि मुझे परिष्कृत निवेशक के रूप में सफलता नहीं मिल गई। और हां, मैंने खुद को योग्यता प्राप्त निवेशक तो कभी माना ही नहीं। मैं नहीं जानता कि शेयर कैसे चुने जाते हैं। वैसे भी मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में शेयर खरीदने का विकल्प पसंद नहीं करता। मैं ऐसा करूं भी क्यों? अंदरूनी निवेशक के रूप में जोखिम काफी कम होता है और मुनाफा काफी ज्यादा रहता है। अगर मैं कंपनी बनाने के जरिए अंदरूनी निवेशक बनना सीख सकता हूं तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। याद रखें, अपने निवेश पर आपके पास जितने अधिक नियंत्रण होते हैं, ये उतना ही कम जोखिम भरा होता है। अंदरूनी निवेशक के पास मौजूद निवेशक नियंत्रण: 1. स्वयं पर नियंत्रण। 2. आय व्यय अनुपात और संपत्ति दायित्व अनुपात पर नियंत्रण। 3. निवेश के प्रबंधन पर नियंत्रण। 4. कर पर नियंत्रण। 5. कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं उस पर नियंत्रण। 6. दलाली के सौदों पर नियंत्रण। 7. ईटीसी पर नियंत्रण। 8. अनुबंध की शर्तों पर नियंत्रण। 9. जानकारी तक पहुंच पर नियंत्रण। अंदरूनी निवेशक के पास मौजूद 3 ई: 1. एजुकेशन, 2. एक्सपीरियंस, 3. एक्सेस मनी यानी कि शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसा। एसईसी के अनुसार अंदरूनी निवेशक वो व्यक्ति है जिसके पास किसी कंपनी के बारे में कोई ऐसी जानकारी है जिसे अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस भी व्यक्ति के पास किसी कंपनी के बारे में गैर सार्वजनिक जानकारी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1934 ने ऐसे हर व्यक्ति के लिए
उस जानकारी से लाभ उठाना गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इसमें वो अंदरूनी व्यक्ति तो शामिल है ही, साथ ही हर वो व्यक्ति भी शामिल है जिसे वो टिप देता है और जो बाद में उस जानकारी से लाभ उठाता है। मैं अंदरूनी शब्द का इस्तेमाल उन निवेशकों के लिए करता हूं जिनके पास व्यवसाय के संचालन पर प्रबंधकीय नियंत्रण होता है। अंदरूनी निवेशक कंपनी की दिशा पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। यह नियंत्रण बाहरी निवेशक के पास नहीं होता। मैं गैर कानूनी इनसाइड ट्रेडिंग का प्रबलता से विरोध करता हूं। कानूनी रूप से पैसे कमाना कहीं अधिक आसान है। नियंत्रण उत्पन्न करना। किसी निजी व्यवसाय के मालिक के रूप में आप जो पैसा निवेश करते हैं और जो जोखिम लेते हैं वो आपका खुद का होता है। अगर आपके व्यवसाय में बाहरी निवेशकों ने निवेश किया है तो उनके निवेश का अच्छी तरह प्रबंधन करना आपकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप निवेश के प्रबंधन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और अंदरूनी जानकारी तक आपकी पहुंच भी होती है। नियंत्रण खरीदना। अपने दम पर व्यवसाय बनाने के अतिरिक्त आप विद्यमान कंपनी में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदकर अंदरूनी निवेशक बन सकते हैं। किसी कंपनी के बहुसंख्यक शेयर खरीदकर आप नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं। ये याद रखें कि जब आप अपने पास मौजूद निवेशक नियंत्रणों की संख्या बढ़ा लेते हैं तो निवेश में आप जोखिम को कम करते जाते हैं और वो जोखिम कम होता जाता है बशर्ते आप में निवेश का उचित प्रबंधन करने की योग्यता हो। यदि आपके पास पहले से ही कोई व्यवसाय है और आप इसे फैलाना चाहते हैं तो आप अधिग्रहण या विलय द्वारा किसी दूसरे व्यवसाय को खरीद सकते हैं। अधिग्रहण और विलय में इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं कि यहां नहीं बताए जा सकते। बहरहाल किसी भी तरह की खरीदारी, अधिग्रहण या विलय करने से पहले सुयोग्य कानूनी कर और अकाउंटिंग सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सारे सौदे सही तरीके से हों। अंदरूनी निवेशक से सर्वश्रेष्ठ निवेशक तक पहुंचने के लिए आप अपने व्यवसाय का एक हिस्सा या पूरा व्यवसाय ही बेचने का निर्णय ले सकते हैं। नीचे दिए गए सवाल निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। 1. क्या आप व्यवसाय को लेकर अब भी रोमांचित हैं? 2. क्या आप कोई दूसरा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? 3. क्या आप रिटायर होना चाहते हैं? 4. क्या व्यवसाय लाभकारी है? 5. क्या व्यवसाय इतनी तेजी से फैल रहा है कि आप उसे नहीं संभाल सकते? 6. क्या आपकी कंपनी की पूंजी आवश्यकताएं इतनी भारी हैं कि हिस्सेदारी बेचकर या दूसरी कंपनी को बेचकर ही उन्हें सबसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है? 7. क्या आपकी कंपनी के पास आईपीओ जारी करने के लिए पैसा और समय है? 8. क्या आप कंपनी के दैनिक संचालन के साथ साथ बिक्री की सौदेबाजी या आईपीओ की कार्यवाही पर ध्यान दे सकते हैं और इससे कंपनी के संचालन में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा? 9. आपका व्यवसाय जिस उद्योग में है क्या वो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है? 10. बिक्री या आईपीओ पर आपके प्रतिस्पर्धियों का क्या प्रभाव होगा? 11. अगर आपका व्यवसाय शक्तिशाली है तो क्या आप इसे अपने बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों को सौंप सकते हैं? 12. क्या इसे सौंपने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित और प्रबंधकीय दृष्टि से शक्तिशाली पारिवारिक सदस्य या बच्चे हैं? 13. क्या व्यवसाय को ऐसी प्रबंधकीय योग्यताओं की आवश्यकता है जिनका आप में अभाव है? कई अंदरूनी निवेशक अपने व्यवसाय और निवेश पोर्टफोलियो को चलाने में ही बहुत खुश रहते हैं। उनके मन में सार्वजनिक या निजी आवंटन के माध्यम से अपने व्यवसाय का हिस्सा बेचने की कोई इच्छा नहीं होती, न ही वे पूरे व्यवसाय को बेचना चाहते हैं। मेरा सबसे अच्छा मित्र माइक ऐसा ही निवेशक बन गया है। वो उस वित्तीय साम्राज्य को चलाकर ही बहुत संतुष्ट है जिसे उसने और उसके पिता ने बनाया था। सर्वश्रेष्ठ निवेशक। सर्वश्रेष्ठ निवेशक बिल गेट्स या वॉरेन बफे जैसा व्यक्ति होता है। इन निवेशकों ने बड़ी कंपनियां बनाई जिनमें दूसरे लोग निवेश करना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ निवेशक वो व्यक्ति है जो इतनी मूल्यवान संपत्ति बनाता है कि वो करोड़ों लोगों के लिए सचमुच अरबों डॉलर मूल्य की हो जाती है। गेट्स और बफे दोनों ही उनकी ऊंची तनख्वाह या बेहतरीन उत्पादों के कारण अमीर नहीं बने। वे तो इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने बेहतरीन कंपनियां बनाई और उन कंपनियों को सार्वजनिक किया। हालांकि यह संभव नहीं लगता कि हम में से ज्यादा लोग कभी माइक्रोसॉफ्ट या बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनियां बना पाएंगे, लेकिन कोई छोटा व्यवसाय खड़ा करने और इसे निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से बेचकर
दौलतमंद बनने की संभावना तो हम सभी के पास है। अमीर डैडी कहा करते थे, छोटे लोग बेचने के लिए मकान बनाते हैं, बाकी कार बनाते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ निर्माण एक ऐसा व्यवसाय बनाना है जिसके हिस्से के स्वामी करोड़ों लोग बनना चाहें। सर्वश्रेष्ठ निवेशक के पास मौजूद निवेशक नियंत्रण: 1. स्वयं पर नियंत्रण, 2. आय व्यय अनुपात और संपत्ति दायित्व अनुपात पर नियंत्रण, 3. निवेश के प्रबंधन पर नियंत्रण, 4. कर पर नियंत्रण, 5. कब खरीदते हैं कब बेचते हैं उस पर नियंत्रण, 6. दलाली के सौदों पर नियंत्रण, 7. ईटीसी पर नियंत्रण, 8. अनुबंध की शर्तों पर नियंत्रण, 9. जानकारी तक पहुंच पर नियंत्रण, 10. इसे वापस लौटाने, परोपकार और दौलत के पुनर्वितरण पर नियंत्रण। सर्वश्रेष्ठ निवेशक के पास मौजूद 3 ई: एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेस मनी, यानी कि शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसा। आईपीओ के लाभ और हानियां: किसी व्यवसाय को सार्वजनिक करने के लाभ और हानियां होते हैं, जिन पर हम ज्यादा विस्तार से बाद में बात करेंगे। बहरहाल आईपीओ के कुछ लाभ हानि ये हैं। लाभ: 1. व्यवसाय मालिक को अपनी कुछ हिस्सेदारी को नकद में बदलने की अनुमति मिलती है। मिसाल के तौर पर गेट्स के मूल पार्टनर पॉल एलन ने केबल टीवी कंपनियां खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अपने कुछ शेयर बेच दिए। 2. विस्तार के लिए पूंजी एकत्रित करने हेतु। 3. कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए। 4. कंपनी की नेटवर्थ बढ़ाने के लिए। 5. कंपनी के कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन जैसे लाभ प्रदान करने के लिए। हानियां: 1. आपके संचालन संबंधी सारे कार्य सार्वजनिक हो जाते हैं। आप जनता को वो जानकारी देने के लिए विवश हो जाते हैं जो पहले गोपनीय थी। 2. आईपीओ जारी करना बहुत महंगा होता है। 3. आपका ध्यान व्यवसाय के संचालन से भटक कर सार्वजनिक कंपनी होने की आवश्यकताएं पूरी करने पर चला जाता है। 4. आईपीओ और तिमाही व वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर अमल करना बहुत विस्तृत होता है। 5. आप अपनी कंपनी का नियंत्रण गंवाने का जोखिम लेते हैं। 6. यदि आपकी कंपनी का शेयर सार्वजनिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो यह जोखिम भी रहता है कि आपके शेयर धारक आप पर दावा ठोक सकते हैं। कई निवेशकों को अपनी कंपनी सार्वजनिक करने के संभावित वित्तीय पुरस्कार इतने ज्यादा नजर आते हैं कि वे आईपीओ की संभावित हानियों से बहुत भारी पड़ते हैं। अपने मार्ग पर शुरू होना: बाकी की पुस्तक यानी कि ऑडियो बुक इस बारे में है कि अमीर डैडी ने अंदरूनी निवेशक और परिष्कृत निवेशक के रूप में मेरा मार्गदर्शन कैसे किया ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ निवेशक बनने के अपने मार्ग पर चल सकूं। उन्हें अपने बेटे माइक को यह मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं थी, वो तो अंदरूनी निवेशक बनकर ही संतुष्ट था। आप इस बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे कि अमीर डैडी के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण था, मुझे क्या सीखने की जरूरत थी और इस राह में मैंने कौन कौन सी गलतियां की। मुझे उम्मीद है कि सर्वश्रेष्ठ निवेशक बनने के आपके खुद के मार्ग पर चलते समय आप मेरी सफलताओं तथा मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। धीरे धीरे अमीर कैसे बने? अमीर डैडी मेरे साथ निवेशकों के विभिन्न स्तरों की नियमित समीक्षा करते थे। वे चाहते थे कि मैं ये बात समझ लूं कि निवेशक किन तरीकों से अपनी दौलत बनाते हैं। अमीर डैडी अंदरूनी निवेशक के रूप में निवेश करके पहले अमीर बने थे। उन्होंने छोटी शुरुआत की और अपने लिए उपलब्ध कर लाभों की जानकारी हासिल की। जल्दी ही उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और वे कम उम्र में ही सचमुच परिष्कृत निवेशक बन गए। उन्होंने एक अविश्वसनीय वित्तीय साम्राज्य खड़ा कर लिया। दूसरी ओर मेरे असल डैडी ने जिंदगी भर सरकारी कर्मचारी के रूप में कड़ी मेहनत की थी और उनके पास बहुत कम संपत्ति थी। जब मैं ज्यादा बड़ा हुआ तो मैं देख सकता था कि मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आखिरकार मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा कि वे क्यों ज्यादा दौलतमंद हो रहे हैं, जबकि मेरे असल डैडी उनसे कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस पुस्तक की प्रस्तावना में मैंने अमीर डैडी के साथ समुद्र तट पर टहलने की कहानी बताई थी, जब मैंने समुद्र तट की वो बड़ी जायदाद देखी जो उन्होंने उसी वक्त खरीदी थी। उस समय समुद्र तट पर टहलने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी ने उस समय एक ऐसा निवेश खरीदा था जिसे केवल रईस लोग ही खरीद सकते थे। समस्या ये थी कि मेरे अमीर डैडी तब तक सचमुच अमीर आदमी नहीं बने थे। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि
वे इतने महंगे निवेश का खर्च कैसे उठा सकते थे, जबकि मैं जानता था कि मेरे असल डैडी, जो मेरे अमीर डैडी से कहीं ज्यादा पैसे बनाते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। समुद्र तट पर टहलते समय मेरे अमीर डैडी ने मुझे अपनी निवेश योजना का आधार बताया था। उन्होंने कहा था, मैं भी इस जमीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा व्यवसाय ऐसा कर सकता है। जैसा मैंने प्रस्तावना में बताया था, यह सुनकर ही मैं निवेश की शक्ति के बारे में जिज्ञासु हो गया और इस पेशे का विद्यार्थी बन गया। 12 साल की उम्र में समुद्र तट पर टहलते समय मैं ये रहस्य सीखना शुरू कर रहा था कि संसार के कई बहुत अमीर लोग किस तरह निवेश करते हैं और 10% लोग 90% पैसे पर क्यों नियंत्रण करते हैं। एक बार फिर मैं मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का जिक्र करता हूं, जिन्होंने लगभग यही बात मेरे मित्र की MBA क्लास में कही थी। रे क्रॉक ने क्लास से कहा था कि मेरा व्यवसाय हैमबर्गर नहीं है, मेरा व्यवसाय तो अचल संपत्ति है। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स कंपनी संसार में सबसे मूल्यवान अचल संपत्ति की स्वामी है। रे क्रॉक और अमीर डैडी समझते थे कि किसी व्यवसाय का असल उद्देश्य संपत्तियां खरीदना है। अमीर डैडी की निवेश योजना। जब मैं छोटा था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तभी अमीर डैडी मेरे दिमाग में अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय के बीच के अंतर भरने लगे थे। हमारे शनिवार के एक सबक में उन्होंने कहा था, अगर तुम नौकरी की सुरक्षा चाहते हो तो अपने डैडी की सलाह पर चलो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सलाह पर चलना चाहिए। इस बात की संभावना बहुत कम है कि तुम्हारे डैडी नौकरी की सुरक्षा भी पालें और साथ ही अमीर भी बन जाएं। कानून उनके पक्ष में नहीं बने हैं। अमीर डैडी ने रिच डैड पुअर डैड में जो 6 सबक सिखाए थे, उनमें से एक सबक कॉर्पोरेशन की शक्ति के बारे में था। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने लिखा था कि अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए कर कानून कैसे अलग अलग होते हैं। अमीर डैडी ने इन सबकों का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपनी निवेश योजना और मेरे असल डैडी की निवेश योजना का फर्क दिखाया। जब मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई और मेरे सैन्य कर्तव्य खत्म हो गए, तो दोनों की योजनाओं के इसी फर्क ने मेरे जीवन के मार्ग को काफी प्रभावित किया। मेरा व्यवसाय कर पूर्व आमदनी से संपत्तियां खरीदता है। अमीर डैडी ने एक रेखा चित्र बनाते हुए कहा, जिसमें व्यय वाले कॉलम में पहले संपत्तियां खरीदो और बाद में कर चुकाओ, ऐसा लिखा था। तुम्हारे डैडी कर चुकाने के बाद बचे हुए पैसों से संपत्तियां खरीदने की कोशिश करते हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिखता है, अमीर डैडी ने कहा, जिसमें व्यय वाले कॉलम में लिखा था कि पहले कर चुकाओ और बाद में संपत्तियां खरीदो। छोटी उम्र में मुझे दरअसल पूरी तरह से समझ नहीं आया कि अमीर डैडी मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने फर्क को पहचान लिया। चूंकि मैं दुविधाग्रस्त था, इसलिए मैंने इसका मतलब समझने के लिए उनसे बार बार सवाल पूछे। मुझे अच्छी तरह से समझाने के लिए उन्होंने एक और रेखा चित्र बनाया, जो ये बताता था कि मेरे असल डैडी पहले कर चुकाते थे और उसके बाद यदि कुछ उनके पास बचा तब वे संपत्ति खरीद सकते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी पहले संपत्तियां खरीद सकते थे और बाद में कर चुकाते थे। ऐसा क्यों है? मैंने अमीर डैडी से पूछा। आप अपने कर सबसे अंत में क्यों चुकाते हैं और मेरे अमीर डैडी कर सबसे पहले क्यों चुकाते हैं? क्योंकि तुम्हारे डैडी एक कर्मचारी हैं और मैं एक व्यवसाय का मालिक हूं, अमीर डैडी ने कहा। हमेशा याद रखना कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते जरूर हैं, लेकिन कानून हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होते। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम उन कानूनों पर चलो जिनका इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं। मेरे डैडी कर में कितना भुगतान करते हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने कहा, देखो, तुम्हारे डैडी ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि वे अपनी कुल आमदनी का 50 से 60% हिस्सा एक या दूसरे कर में चुकाते होंगे। और आप कितना कर चुकाते हैं? मैंने पूछा। देखो, ये दरअसल सही सवाल नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। असल सवाल तो यह है कि मेरी कर योग्य आमदनी कितनी है। मैं दुविधा में पड़ गया और मैंने पूछा, अंतर क्या है? देखो, मैं शुद्ध आय पर कर चुकाता हूं और तुम्हारे डैडी का कर उनकी सकल आय से ही काट लिया जाता है। ये तुम्हारे डैडी और मेरे बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं ज्यादा तेजी से इसलिए आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं अपनी सकल आय से अपनी संपत्तियां खरीद लेता हूं और शुद्ध आय पर कर देता हूं।
तुम्हारे डैडी सकल आय पर कर देते हैं और फिर अपनी शुद्ध आय से संपत्तियां खरीदने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी तरह की दौलत हासिल करना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। वे अपना बहुत सारा पैसा सरकार को पहले ही दे देते हैं, जिसका इस्तेमाल वे संपत्तियां खरीदने के लिए कर सकते थे। मैं अपने कर शुद्ध आय यानी कि बची हुई आय पर देता हूं, जब मैं अपनी संपत्तियां खरीद चुका होता हूं। मैं संपत्तियां सबसे पहले खरीदता हूं और कर सबसे अंत में देता हूं। तुम्हारे डैडी कर सबसे पहले देते हैं और फिर उनके पास इतना कम पैसा बचता है कि वे उससे संपत्तियां नहीं खरीद सकते। 10-11 साल की उम्र में मैं दरअसल अमीर डैडी की कही बात को सटीकता से नहीं समझ पाया। मैं तो बस इतना जानता था कि ये न्यायपूर्ण नहीं था और मैंने ऐसा कह भी दिया। मैंने प्रतिरोध करते हुए कहा कि ये न्यायपूर्ण नहीं है। मैं सहमत हूं, अमीर डैडी ने सिर हिलाते हुए कहा। ये न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन यही कानून है। कानून एक जैसे हैं। जब मैं अपने सेमिनारों में इस मुद्दे पर बातचीत करता हूं तो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, अमेरिका में ऐसे कानून हो सकते हैं लेकिन मेरे देश में नहीं है। चूंकि मैं कई अंग्रेजी भाषी देशों में सिखाता हूं, इसलिए मैं अक्सर जवाब देता हूं कि आपको कैसे मालूम? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कानून भिन्न हैं? सच तो यह है कि अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं है कि कौन से कानून समान हैं और कौन से कानून भिन्न हैं। इसलिए मैं आर्थिक इतिहास और कानूनों पर एक संक्षिप्त सबक बताना चाहता हूं। मैं अपनी कक्षाओं को बताता हूं कि अधिकतर अंग्रेजी भाषी देशों के कानून अंग्रेजों के सामान्य कानून पर आधारित हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरे संसार में फैला। मैं उन्हें यह भी बताता हूं कि अमीरों ने किस दिन से नियम बनाने शुरू किए। 1215 में ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास के सबसे मशहूर दस्तावेज मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए थे। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करके किंग जॉन ने अपनी कुछ शक्तियां इंग्लैंड के अमीर सामंतों के सुपुर्द कर दी। आमतौर पर माना जाता है कि मैग्ना कार्टा ने शाही शक्ति के अत्यधिक प्रयोग के प्रति विरोध की व्यवहारिकता को दर्शाया था। फिर मैं मैग्ना कार्टा के महत्व को समझाता हूं, जिस तरह मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया था। जब से मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए हैं, तभी से अमीर लोग नियम बनाते आ रहे हैं। आध्यात्मिक स्वर्णिम नियम यह है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा उनसे अपने लिए चाहते हो। वित्तीय स्वर्णिम नियम यह है, जिसके पास स्वर्ण होता है वही नियम बनाता है। बहरहाल मैं सोचता हूं कि असल वित्तीय स्वर्णिम नियम यह है कि जो नियम बनाता है वही स्वर्ण को रखता है। आपका व्यवसाय आपकी संपत्तियों को खरीदता है। जब मैं 25 साल का था और मरीन कॉर्प से बाहर निकलने ही वाला था, तो अमीर डैडी ने मुझे 2 जीवन मार्गों के अंतर की याद दिलाई। उन्होंने कहा, इस तरह तुम्हारे डैडी निवेश करने और संपत्तियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो ई क्वाड्रेंट से आई क्वाड्रेंट में निवेश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस तरह का निवेश करता हूं, यानी कि मेरा बिजनेस मेरे लिए इन्वेस्ट करता है और उसी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस बनता है। उन्होंने कहा, हमेशा याद रखो कि अलग अलग क्वाड्रेंटों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। इसीलिए अपना करियर संबंधी अगला निर्णय सावधानी से लेना। हालांकि एयरलाइंस की नौकरी अल्पकाल में अच्छी लग सकती है, लेकिन दीर्घ काल में शायद ये तुम्हें उतना अमीर न बना पाए जितना कि तुम चाहते हो। कर कानून किस प्रकार बदले? हालांकि अमीर डैडी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे अर्थशास्त्र, विश्व इतिहास और कानून के जिज्ञासु विद्यार्थी थे। जब मैं किंग्स पॉइंट न्यूयॉर्क में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी में था और विश्व व्यापार का अध्ययन कर रहा था, तो अमीर डैडी बहुत रोमांचित थे कि मेरे विषयों में नौसेना का कानून, बिजनेस लॉ, अर्थशास्त्र और कॉर्पोरेट लॉ शामिल थे। चूंकि मैंने इन विषयों का अध्ययन किया था, इसीलिए एयरलाइन पायलट की नौकरी न लेने का निर्णय करना मेरे लिए ज्यादा आसान था। कारण इतिहास में पाया जाता है। अमेरिका और अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बनाए गए बाकी संसार में एक फर्क यह है कि अमेरिका में उपनिवेशियों ने बोस्टन डी पार्टी आयोजित करके अत्यधिक करों का विरोध किया था। अमेरिका 19वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के अंत तक तेजी से विकास इसलिए कर पाया क्योंकि हमारे देश में कर बहुत कम थे।
कम कर का बंदरगाह होने के कारण अमेरिका ने पूरे संसार के उन उद्यमियों को आकर्षित किया जो तेजी से अमीर बनना चाहते थे। बहरहाल 1913 में हमने अमेरिकी संविधान का 16वां संशोधन पारित कर दिया, जिसने अमीरों पर कराधान को संभव बनाया और ये कम कर के दौर का अंत था। हालांकि अमीरों ने जाल से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका हमेशा खोज लिया है, इसीलिए कानून अलग अलग क्वाड्रेंटों के लिए अलग अलग हैं। कानून खास तौर पर बी क्वाड्रेंट के पक्ष में है, जो अमेरिका के बेहद अमीरों का क्वाड्रेंट है। 1913 के कर कानून में भी अमीरों ने धीरे धीरे बदलाव कराए और दबाव को दूसरे क्वाड्रेंटों की ओर धकेल दिया, तो करारोपण धीरे धीरे बी और आई क्वाड्रेंट से ई और एस क्वाड्रेंट की ओर दबाव बनाता चला गया। 1943 में द करेंट टैक्स पेमेंट एक्ट पारित हुआ। अब सिर्फ अमीरों पर कर लगाने के बजाय संघीय सरकार को ई क्वाड्रेंट के हर व्यक्ति पर कर लगाने की अनुमति मिल गई। अगर आप ई क्वाड्रेंट में मौजूद कर्मचारी थे तो आप पूरी तनख्वाह अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, क्योंकि सरकार को सबसे पहले कर का भुगतान मिलता था। लोग हमेशा ये देखकर सदमे में आ जाते हैं कि कितना सारा पैसा प्रत्यक्ष कर और छिपे हुए कर के रूप में उनकी तनख्वाह से काट लिया जाता है। 1986 में टैक्स रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ। कानून के इस परिवर्तन ने हर पेशेवर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि पर बहुत असर डाला। इस कानून परिवर्तन ने एस क्वाड्रेंट के व्यक्तियों को बी क्वाड्रेंट द्वारा प्रयुक्त कर कानूनों का इस्तेमाल करने से रोक दिया। मिसाल के तौर पर अगर एस क्वाड्रेंट में किसी व्यक्ति की आमदनी बी क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति जितनी ही है, तो एस क्वाड्रेंट के कर्मचारी को 35% की शुरुआती दर से कर का भुगतान करना होगा। अगर आप सामाजिक बीमा कर को शामिल कर लेते हैं तो 50%। दूसरी ओर बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति उसी आमदनी पर 0% कर चुका सकता है। दूसरे शब्दों में स्वर्णिम नियम, जो नियम बनाता है वही स्वर्ण को रखता है। एक बार फिर सच हुआ, नियम बी क्वाड्रेंट के लिए बनाए गए हैं और 1215 से ही बनाए गए हैं, जब सामंतों ने सम्राट को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। इन नियमों और परिवर्तनों में से कुछ रिच डैड और पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट में थोड़े विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं। निर्णय ले लिया गया है। जब मैंने अपने गरीब डैडी के बजाय अमीर डैडी की निवेश योजना का अनुसरण करने का निर्णय ले लिया, तो उसके बाद अमीर डैडी ने जीवन में सफलता के मेरे अवसरों के बारे में एक सरल विश्लेषण बताया, जिसने मेरे निर्णय को पुष्ट किया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट खींचते हुए उन्होंने कहा था, तुम्हारा पहला निर्णय यह पता लगाना है कि किस क्वाड्रेंट में तुम्हारे लिए दीर्घकालीन वित्तीय सफलता हासिल करने के सबसे अधिक अवसर हैं। ई क्वाड्रेंट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास वो विशेषज्ञता नहीं है जिसके लिए नियोक्ता तुम्हें ऊंची तनख्वाह दे, इसीलिए तुम कर्मचारी के रूप में शायद कभी इतने पैसे नहीं बना पाओगे कि उससे निवेश कर सको। इसके अलावा तुम आलसी हो, जल्दी ऊब जाते हो, तुम ज्यादा समय तक किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तुम में बहस करने की आदत है और तुम निर्देशों का अच्छी तरह पालन नहीं करते हो। इसीलिए ई क्वाड्रेंट में वित्तीय सफलता के तुम्हारे अवसर बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। एस क्वाड्रेंट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था, एस का मतलब होता है स्मार्ट। यही वजह है कि इतने सारे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट और इंजीनियर एस क्वाड्रेंट में हैं। तुम गुणी तो हो, लेकिन उतने चतुर नहीं हो। तुम कभी ज्यादा तेज विद्यार्थी नहीं रहे। एस का मतलब स्टार भी होता है। तुम शायद कभी रॉक स्टार, मूवी स्टार या स्पोर्ट्स स्टार नहीं बन पाओगे। इसीलिए एस क्वाड्रेंट में भारी पैसे कमाने के तुम्हारे अवसर कमजोर हैं। अब बचता है बी क्वाड्रेंट। अमीर डैडी ने आगे कहा था, यह क्वाड्रेंट तुम्हारे लिए आदर्श है। चूंकि तुम में कोई खास गुण या विशेषज्ञता नहीं है, इसीलिए भारी दौलत हासिल करने की तुम्हारी संभावनाएं इसी क्वाड्रेंट में हैं। और इस टिप्पणी के साथ मुझे विश्वास हो गया। मैंने निर्णय लिया कि भारी दौलत और वित्तीय सफलता की मेरी सर्वश्रेष्ठ संभावना व्यवसाय बनाना है। कर कानून मेरे पक्ष में थे और अन्य क्वाड्रेंटों में निपुण न होने की वजह से मेरा निर्णय अधिक आसान हो गया था। पुनरावलोकन के सबक। मैं वैसी ही बुद्धिमानी प्रदान करने की कोशिश करता हूं जो
मैंने अपने अमीर डैडी से सीखी थी। जब मुझसे पूछा जाता है कि मैं कैसे निवेश करता हूं, तो मैं आमतौर पर लोगों के व्यवसाय के जरिए निवेश करने की बात बताता हूं, या जैसा अमीर डैडी कहते थे, मेरा व्यवसाय मेरी संपत्तियों को खरीदता है। हमेशा लोग अपना हाथ उठाकर ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन मैं कर्मचारी हूं और मैं अपने खुद के व्यवसाय का मालिक नहीं हूं। हर व्यक्ति किसी व्यवसाय का मालिक नहीं बन सकता। व्यवसाय शुरू करना खतरनाक होता है। मेरे पास निवेश करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अमीर डैडी की निवेश योजना पर ऐसी प्रतिक्रियाएं सुनकर मैं ये कहता हूं, हर व्यक्ति किसी व्यवसाय का मालिक नहीं बन सकता। इस कथन पर मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि 100 से भी कम साल पहले अधिकतर लोग अपने खुद के व्यवसाय के मालिक हुआ करते थे। यही कोई 100 बरस पहले लगभग 85% अमेरिकी या तो स्वतंत्र किसान थे या फिर छोटे दुकानदार। मैं जानता हूं कि मेरे दादा और नाना दोनों ही छोटे व्यवसायी थे। कर्मचारी तो जनसंख्या में अल्पमत में हुआ करते थे। मैं फिर कहता हूं, ऐसा लगता है कि औद्योगिक युग ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियों, जीवन भर की नौकरी की सुरक्षा और पेंशन लाभों के वादे ने हमारी वो स्वतंत्रता हमसे छीन ली है। मैं ये भी कहता हूं कि हमारा शिक्षा तंत्र इस तरह से बनाया गया है ताकि ये उद्यमी नहीं बल्कि कर्मचारी और पेशेवर लोग तैयार करे। इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि व्यवसाय शुरू करना खतरनाक है। मैं इस तरह के कुछ बिंदु सामने रखता हूं। 1, आप सभी में महान व्यवसाय मालिक बनने की संभावना है, बशर्ते आप में अपनी योग्यताओं का विकास करने की इच्छा हो। हमारे पुरखों ने अपनी उद्यमी योग्यताओं को विकसित किया था और उनसे लाभ उठाया था। अगर आज आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, तो सवाल यह है कि क्या आप सीखने की प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए? केवल आप ही हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 2, जब लोग कहते हैं कि मेरे पास निवेश करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है या मुझे अचल संपत्ति का एक ऐसा सौदा चाहिए जिसे मैं नगद दिए बिना खरीद सकूं, तो मैं जवाब देता हूं, शायद आपको क्वाड्रेंट बदल लेना चाहिए और उस क्वाड्रेंट से निवेश करना चाहिए जो आपको कर पूर्व आय से निवेश करने की अनुमति दे। फिर आपके पास निवेश करने के लिए अत्यधिक पैसा हो सकता है। आपकी निवेश योजना में एक शुरुआती विचार ये निर्णय लेना है कि आपके लिए तेजी से सबसे ज्यादा पैसा कमाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर किस क्वाड्रेंट में है। इस तरह आप सबसे कम जोखिम और सबसे ज्यादा लाभ वाला निवेश शुरू कर सकते हैं और आपके पास बहुत बहुत अमीर बनने की सर्वश्रेष्ठ संभावना रहेगी। नौकरी करते रहें और इसके बावजूद अमीर बने। एक बार जब मैंने व्यवसाय खड़ा करने का निर्णय ले लिया, तो उसके बाद मेरे सामने यह समस्या आई कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं जानता था कि व्यवसाय कैसे बनाऊं। दूसरी बात, मेरे पास व्यवसाय बनाने के लिए पैसे नहीं थे। और तीसरी बात, मेरे पास जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंदर से कमजोर और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हुए मैंने अमीर डैडी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा, जाओ, जाकर कोई नौकरी कर लो। उनका जवाब सुनकर मैं सख्ते में आ गया। मैं तो सोचता था कि आप मुझे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने को कह रहे थे। वे बोले, हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें 2 बार भोजन करना है और किसी छत के नीचे सोना है। उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो मैंने अनगिनत लोगों को बताया है। उद्यमी बनने का पहला नियम यह है कि कभी पैसे की खातिर कोई नौकरी मत करो। नौकरी सिर्फ उन दीर्घकालीन योग्यताओं की खातिर करो जिन्हें आप सीख सकते हो। मरीन कॉर्प से निकलने के बाद मैंने जो पहली और एकमात्र नौकरी की थी वो जेरोक्स कॉर्पोरेशन में की थी। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसका सेल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे अच्छा था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं बहुत संकोची था और अस्वीकृति से दहशत खाता था। उन्होंने सलाह दी कि मुझे बेचना सीखना चाहिए, पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत डरों से उबरना सीखने के लिए। हर दिन मुझे एक जेरोक्स मशीन बेचने के लिए इस ऑफिस से उस ऑफिस की इमारत तक जाकर दरवाजे खटखटाने होते थे। ये सीखने की बहुत दर्द भरी प्रक्रिया थी, लेकिन इस प्रक्रिया ने इतने वर्षों में मुझे करोड़ों डॉलर कमा कर दिए हैं। अमीर डैडी कहते थे, अगर आप बेच नहीं सकते तो आप उद्यमी नहीं बन सकते। 2 साल तक मैं होनोलुलु शाखा का सबसे बुरा सेल्स पर्सन था।
मैं बिक्री संबंधी अतिरिक्त कक्षाओं में गया और टेप खरीद कर सुने। आखिरकार कई बार नौकरी से निकाले जाने की कगार पर पहुंचने के बाद मैं बिक्री करने लगा। हालांकि मैं इसके बाद भी बुरी तरह संकोची था, लेकिन सेल्स प्रशिक्षण ने उन योग्यताओं को विकसित कर दिया जिनकी जरूरत मुझे दौलत हासिल करने के लिए थी। समस्या यह थी कि मैं चाहे जितनी भी कड़ी मेहनत कर लूं, मैं चाहे कितनी ही मशीनें बेच लूं, मेरे पास हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। मेरे पास निवेश करने या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं बचता था। एक दिन मैंने अमीर डैडी को बताया कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने की योजना बना रहा हूं, ताकि मैं उससे निवेश कर सकूं। यही वो पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अमीर डैडी ने कहा, लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे अपने पैसे की खातिर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था, अधिकतर लोग आर्थिक दृष्टि से इसीलिए आगे नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जब उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो वे कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लेते हैं। अगर वे सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने दिन की नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करना चाहिए। अमीर डैडी ने मेरे लिए ये रेखा चित्र खींचा। जब वे जान गए कि मैं मूल्यवान योग्यताएं सीख रहा था और व्यवसाय का मालिक तथा निवेशक बनने के बारे में गंभीर था, और उस रेखा चित्र का सार ये था कि ई और एस क्वाड्रेंट के लोग फुल टाइम जॉब करते हैं और निवेशक बनने के लिए गंभीर लोग बी क्वाड्रेंट की ओर जाने की शुरुआत करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करके। यही समय है कि तुम अपना व्यवसाय शुरू कर दो, पार्ट टाइम। उन्होंने कहा, पार्ट टाइम नौकरी करके अपना समय बर्बाद मत करो। पार्ट टाइम नौकरी तुम्हें ई क्वाड्रेंट में ही बनाए रखेगी, जबकि पार्ट टाइम व्यवसाय तुम्हें बी क्वाड्रेंट की ओर आगे बढ़ाएगा। अधिकतर बड़ी कंपनियां पार्ट टाइम ही शुरू हुई हैं। 1977 में मैंने अपना नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट बिजनेस पार्ट टाइम शुरू किया। आप में से आज कई उस उत्पाद लाइन से परिचित हैं। 1977 से 1978 तक मैंने जेरोक्स में बहुत कड़ी मेहनत की और अंततः शाखा के शीर्षस्थ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक बन गया। अपने खाली समय में मैं एक कारोबार भी खड़ा कर रहा था जो जल्द ही विश्वव्यापी $multi million व्यवसाय बनने वाला था। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अपनी उत्पाद लाइन से प्रेम करता था, जिसमें रंगीन नायलॉन वॉलेट, नायलॉन वॉच बैंड और नायलॉन शू पॉकेट थे जो दौड़ने वाले जूतों के लेस में जुड़ जाते थे और उनमें चाबी, पैसे और आईडी कार्ड रखे जा सकते थे, तो मैं जवाब देता हूं, नहीं, मैं उत्पाद लाइन से प्रेम नहीं करता था, लेकिन मैंने कारोबार खड़ा करने की चुनौती का आनंद लिया। मैं ये बात खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये बातें कहते हैं, मेरे पास एक नए उत्पाद का बेहतरीन विचार है। आपको अपने उत्पाद के बारे में जोशीला महसूस करना होता है। मैं अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले सही उत्पाद की तलाश कर रहा हूं। इन लोगों से मैं आम तौर पर कहता हूं, संसार नए उत्पादों के बेहतरीन विचारों से भरा पड़ा है। संसार बेहतरीन उत्पादों से भी भरा हुआ है, लेकिन इस संसार में महान व्यवसायी कम हैं। पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करने का बुनियादी कारण कोई बेहतरीन उत्पाद बनाना नहीं है। पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करने का असल कारण तो खुद को एक महान व्यवसायी बनाना है। बेहतरीन उत्पाद $1 में दर्जन मिलते हैं, लेकिन महान व्यवसायी दुर्लभ और अमीर होते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को देखें तो उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर उत्पाद भी खुद इजाद नहीं किया था। उन्होंने तो इसे कंप्यूटर प्रोग्रामरों के एक समूह से खरीदा था और आगे चलकर इसी के दम पर उन्होंने विश्व इतिहास की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कंपनियों में से एक बना डाली। गेट्स ने कोई बेहतरीन उत्पाद नहीं बनाया, उन्होंने तो एक बेहतरीन व्यवसाय बनाया जिसने संसार का सबसे अमीर आदमी बनने में उनकी मदद की। बेहतरीन उत्पाद बनाने की कोशिश करने के झमेले में न पड़े। एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें ताकि आप बेहतरीन व्यवसाय मालिक बनना सीख सकें। डेल कंप्यूटर्स के माइकल डेल ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अपना पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू किया था। उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका पार्ट टाइम व्यवसाय उन्हें उस नौकरी से ज्यादा पैसे दे रहा था जिसके लिए वे पढ़ाई कर रहे थे। जेफ बेजोस ने Amazon.com एक गैरेज में पार्ट टाइम शुरू की थी। आज वे अरबपति हैं। पुनरावलोकन के सबक।
कई लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के सपने तो देखते हैं, लेकिन कभी शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे असफल होने से घबराते हैं। कई अन्य लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं, लेकिन कभी बन नहीं पाते क्योंकि उनमें योग्यताओं और अनुभव का अभाव होता है। दरअसल पैसा व्यावसायिक योग्यता और अनुभव से ही आता है। अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, स्कूल में तुम्हें जो शिक्षा मिलती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो शिक्षा तुम्हें सड़क पर मिलती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। घर से पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करने से आपको इस तरह की बेशकीमती व्यावसायिक योग्यताओं और विषयों को सीखने का मौका मिलता है। 1. संवाद योग्यताएं, 2. नेतृत्व योग्यताएं, 3. टीम निर्माण योग्यताएं, 4. कर कानून, 5. कॉर्पोरेट कानून, 6. सिक्योरिटीज लॉ। ये योग्यताएं और विषय किसी वीकेंड कोर्स या किसी एक पुस्तक से नहीं सीखे जा सकते। मैं आज भी उनका अध्ययन करता हूं। मैं उनका जितना ज्यादा अध्ययन करता हूं, मेरे कारोबार उतने ही बेहतर बनते हैं। लोग कोई पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करके इतना कुछ सीखते हैं, उसका एक कारण यह है कि अपने खुद के कारोबार में वे अंदरूनी निवेशक के रूप में शुरुआत करते हैं। अगर कोई व्यवसाय बनाना सीख ले तो उसके सामने एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है, जिसमें लगभग असीमित वित्तीय अवसर भरे पड़े हैं। ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट में रहने के साथ एक समस्या यह है कि अवसर अक्सर इस बात से सीमित होते हैं कि कोई इंसान कितनी कड़ी मेहनत कर सकता है, और एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। उद्यमी जज्बा। लोग बुनियादी कारणों से निवेश करते हैं। 1. रिटायरमेंट की खातिर बचत करने के लिए, 2. बहुत से पैसे बनाने के लिए। हालांकि हम में से अधिकतर लोग दोनों ही कारणों से निवेश करते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों का रुझान पहले कारण की ओर ज्यादा रहता है। वे बचत करके पैसे अलग रखते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाएगा। वे निवेश करते हैं, मगर वास्तव में वे जीत के बजाय हार के बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। मैं कई लोगों से मिला हूं जिनका हारने का डर उन्हें कदम उठाने से रोकता है। निवेश करते समय लोगों को अपनी भावनात्मक इंद्रियों के प्रति सच्चा होने की जरूरत है। अगर नुकसान का डर और दर्द बहुत ज्यादा है तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो निवेशक बहुत पारंपरिक ढंग से निवेश करे। लेकिन अगर आप इस संसार की भारी दौलत को देखें तो ये भारी दौलत सावधान निवेशकों ने नहीं कमाई है। इस संसार में महान परिवर्तन उन निवेशकों की बदौलत हुए हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया, जिसे मेरे अमीर डैडी उद्यमी जज्बा कहते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी मुझे प्रिय है। वो एक बहादुर इतालवी खोजी था जिसे इस बात पर यकीन था कि संसार गोल है। उसके पास एशिया की दौलत का ज्यादा तीव्र मार्ग खोजने की एक साहसिक योजना थी। बहरहाल उसके युग में पृथ्वी को चौकोर या चपटा माना जाता था। हर कोई सोचता था कि अगर कोलंबस अपनी योजना पर चला तो वो पृथ्वी के एक कोने से नीचे गिर जाएगा। संसार गोल है, अपनी इस अवधारणा की जांच के लिए कोलंबस को स्पेन के राजा के पास जाना पड़ा और उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा कि वे उसके कारोबारी अभियान में निवेश कर दें। राजा फर्डिनेंड और रानी इजाबेला ने शुरुआती पैसा देकर उसके कारोबारी अभियान में निवेश कर दिया। स्कूल में मेरी इतिहास की शिक्षिका ने मुझे बताने की कोशिश की कि यह पैसा खोज के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया गया था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया कि यह तो एक विशुद्ध कारोबारी अभियान था जिसे पूंजी की जरूरत थी। पश्चिम की ओर जाकर पूर्व दिशा में पहुंचने में सफल हो गया तो उन्हें अपने निवेश पर भारी मुनाफा होगा। कोलंबस और उसका समर्थन करने वाले राजा रानी में उद्यमी का सच्चा जज्बा था। राजा और रानी ने पैसे गंवाने के लिए निवेश नहीं किया था। उन्होंने तो इसलिए निवेश किया था क्योंकि वे अधिक पैसे कमाना चाहते थे। यह अभियान या जोखिम का जज्बा था जिसमें बड़े पुरस्कार की संभावना छिपी हुई थी। उन्होंने उसी जज्बे से निवेश किया था। व्यवसाय क्यों शुरू करें? जब मैं अपना पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करने की योजनाएं बनाने लगा तो अमीर डैडी ने दृढ़ता से हिदायत दी कि मुझे एक जज्बे के साथ यह अभियान शुरू करना चाहिए। एक विश्वव्यापी कारोबार खड़ा करने का रोमांच। उन्होंने कहा था, तुम कोई व्यवसाय चुनौती के कारण बनाते हो। तुम कोई व्यवसाय इसलिए बनाते हो क्योंकि यह रोमांचक है, क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण है। सफल होने के लिए तुम्हें इसमें अपने पास की हर चीज झोंकनी होगी।
अमीर डैडी चाहते थे कि मैं अपने उद्यमी जज्बे को खोजने के लिए व्यवसाय शुरू करूं। वे अक्सर कहते थे, संसार बेहतरीन विचारों वाले लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों से भारी दौलत कमाई है। इसीलिए उन्होंने मुझे कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उत्पाद क्या था या मैं उत्पाद को कितना ज्यादा पसंद करता था। उन्हें मेरे असफल होने की चिंता भी नहीं थी। वे तो बस इतना चाहते थे कि मैं शुरू कर दूं। आज मैं बेहतरीन विचार वाले बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो शुरू करने से घबराते हैं या फिर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन एक बार असफल होने के बाद ये काम छोड़ देते हैं। इसीलिए अमीर डैडी अक्सर आइंस्टीन की कही बात को दोहराते थे, महान आत्माओं को हमेशा औसत दिमागों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। वे चाहते थे कि मैं कोई भी व्यवसाय शुरू कर दूं, ताकि मैं अपने खुद के औसत दिमाग को चुनौती दे सकूं और इस प्रक्रिया में अपने उद्यमी जज्बे को विकसित कर सकूं। अमीर डैडी ये भी कहते थे, इतने सारे लोग संपत्तियां बनाने के बजाय संपत्तियां खरीदते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने अपने विचारों को भारी दौलत में बदलने के लिए अपने उद्यमी जज्बे का आवाहन नहीं किया है। इसे सिर्फ $2 लाख के लिए मत करो। मान्यता प्राप्त निवेशक की परिभाषा की ओर लौटते हुए अमीर डैडी ने कहा था, मान्यता प्राप्त निवेशक बनने के लिए किसी व्यक्ति को बस $2 लाख सालाना तनख्वाह की जरूरत होती है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन कोई व्यवसाय खड़ा करने के लिए ये पर्याप्त बड़ा कारण नहीं है। अगर आप सिर्फ $2 लाख तनख्वाह के सपने देखते हैं, तो फिर बेहतर यही रहेगा कि ई या एस क्वाड्रेंट में ही बने रहें। इतनी छोटी राशि की खातिर बी और आई क्वाड्रेंटों में बहुत ज्यादा बड़े जोखिम हैं। अगर तुम व्यवसाय खड़ा करने का निर्णय लेते हो, तो सिर्फ $2 लाख के लिए ये काम मत करो। इतने कम लाभ के लिहाज से जोखिम बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा बड़ी राशि के लिए करो। इसे मिलियनों, शायद अरबों डॉलर के लिए करो, वरना बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम कोई व्यवसाय खड़ा करने का निर्णय लेते हो, तो तुम्हें अपने उद्यमी जज्बे का आह्वान करना होगा। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, सफल गरीब उद्यमी या व्यवसाय मालिक जैसी कोई चीज नहीं होती। आप सफल और गरीब डॉक्टर हो सकते हैं, आप सफल और गरीब अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन आप सफल और गरीब व्यवसाय मालिक नहीं हो सकते। सफल व्यवसाय मालिक एक ही तरह का होता है, और वो है अमीर। पुनरावलोकन के सबक। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जरूरत से ज्यादा यानी कितना, या कितना पैसा पर्याप्त होता है। जो व्यक्ति ये सवाल पूछता है, अक्सर उसने कभी कोई सफल या दौलतमंद कारोबार नहीं बनाया होता है। मैंने इस बात पर भी गौर किया है कि ये सवाल पूछने वाले कई लोग ई और एस क्वाड्रेंट के होते हैं। क्वाड्रेंट के बाएं सिरे और क्वाड्रेंट के दाएं सिरे वाले लोगों के बीच एक बड़ा फर्क यह होता है कि बाएं सिरे वाले लोगों का आम तौर पर केवल एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि उनके पास आमदनी का केवल एक ही जरिया होता है। क्वाड्रेंट के दाईं तरफ वाले लोगों के कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि उनके आमदनी के कई जरिए होते हैं। मेरी पत्नी और मैं कई कॉरपोरेशंस के कर्मचारी हैं, जिनमें हमारी स्वामित्व वाली हिस्सेदारी भी है। इसलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यक्ति के रूप में भी होते हैं और हमारे कारोबारों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं। जब हमारे व्यवसाय सफल होते हैं और हमारे लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर देते हैं, तो हम कर्मचारियों के रूप में कम तनख्वाहें लेते हैं। ई और एस क्वाड्रेंट वाले कई लोग ये नहीं जानते हैं कि कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने में कैसा महसूस होता है। हालांकि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किसी व्यवसाय को शुरू करने का मूल प्रेरक घटक नहीं है। मैं सोचता हूं कि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब इसे दूसरे तरीके से पूछना है। ये सवाल वैसा ही है जैसे किसी गोल्फ खिलाड़ी से यह पूछना, आप अब भी गोल्फ क्यों खेलते रहते हैं? जवाब खेल के जज्बे में पाया जाता है। हालांकि मुझे कई कष्टकारी सालों से गुजरना पड़ा, लेकिन चुनौती और उद्यमी जज्बा ही मेरे लिए किसी व्यवसाय को बनाने का प्रेरक घटक रहे। आज मेरे ऐसे कई मित्र हैं
जिन्होंने मिलियनों डॉलरों में अपने व्यवसाय बेच दिए। उनमें से कई कुछ महीनों की छुट्टी लेते हैं और दोबारा मैदान में लौट आते हैं। यह तो रोमांच है, चुनौती है, जज्बा है और अंततः बड़ी दौलत मिलने की संभावना है जो उद्यमी में चाबी भरती है। मेरे नायलॉन एंड वेलक्रो कारोबार बनाने से पहले मेरे अमीर डैडी ये चाहते थे कि मैं इस सच्चे जज्बे से शुरू करूं। उद्यमी जज्बा सफल बी कारोबार बनाने में एक मूल्यवान संपत्ति है। कई वर्तमान सफल पूंजीपति आज भी दिल से उद्यमी हैं। आप शक्तिशाली व्यवसाय कैसे बनाते हैं? व्यवसाय क्यों बनाएं? अमीर डैडी ने कहा था, संपत्ति बनाने के अलावा व्यवसाय बनाने के 3 कारण होते हैं। 1, अतिरिक्त कैश फ्लो प्रदान करना। अपनी पुस्तक हाउ टू बी रिच में पॉल गेटी बताते हैं कि उनका पहला नियम यह है कि आपको व्यवसाय में खुद के लिए होना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि आप किसी दूसरे के लिए काम करके कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर डैडी ने बहुत से व्यवसाय शुरू किए थे। इसका एक बुनियादी कारण यह था कि उनके पास दूसरे व्यवसायों से अतिरिक्त कैश फ्लो आ रहा था। उनके पास समय भी था क्योंकि उनके व्यवसायों में उन्हें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती थी। इससे उन्हें अधिक से अधिक संपत्तियों में कर मुक्त निवेश करने के लिए खाली समय और अतिरिक्त धन मिल जाता था। इसीलिए वे इतने जल्दी अमीर बन गए और इसलिए वे कहते थे, अपने खुद के व्यवसाय का ध्यान रखो। दूसरा, इसे बेचना। नौकरी होने के साथ समस्या यह है कि आप नौकरी को बेच नहीं सकते। चाहे आप कितनी ही कड़ी मेहनत क्यों न कर लें, एस क्वाड्रेंट के व्यवसाय में समस्या यह है कि आमतौर पर इसके खरीदारों का एक सीमित बाजार होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई डेंटिस्ट अच्छा इलाज करके नाम कमा लेता है तो आमतौर पर उसका क्लिनिक कोई डेंटिस्ट ही खरीदना चाह सकता है। अमीर डैडी की समझ से यह बहुत सकरा बाजार है। उन्होंने कहा था, कोई चीज मूल्यवान तभी होती है जब उसे आपके अलावा बहुत से दूसरे लोग चाहते हों। एस क्वाड्रेंट व्यवसाय के साथ समस्या यह है कि आप ही अक्सर इसे चाहने वाले इकलौते इंसान होते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, संपत्ति ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा रखती है। या आपने इसमें जितना पैसा लगाया है या निवेश किया है उससे अधिक में किसी को बेची जा सकती है। अगर आप कोई सफल व्यवसाय बना लेते हैं तो आपके पास हमेशा बहुत सा पैसा रहेगा। अगर आप कोई बहुत सफल व्यवसाय बनाना सीख लेते हैं तो आप इसे पेशा बना सकते हैं जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। 1975 में जब मैं जेरोक्स मशीनें बेच रहा था तो मैं एक युवक से मिला जो होनोलुलु में 4 फोटोकॉपी दुकानों का मालिक था। फोटोकॉपी करने के कारोबार में आने के पीछे बड़ा ही दिलचस्प कारण था। स्कूल में उसने यूनिवर्सिटी की फोटोकॉपी दुकान चलाई थी और इसका कारोबारी पहलू सीखा था। जब वो कॉलेज से निकला तो नौकरियों का बाजार ठंडा था, इसलिए उसने होनोलुलु के एक अच्छे इलाके में एक फोटोकॉपी दुकान खोल ली और उस काम को करने लगा जिसके बारे में उसे सबसे अच्छी जानकारी थी। जल्द ही अच्छे इलाकों में 4 बड़ी ऑफिस इमारतों में उसने 4 फोटोकॉपी सेंटर खोल लिए और ये सभी दीर्घकालीन पट्टे पर थे। जब एक बड़ी फोटोकॉपी शॉप चेन शहर में आई तो इसने उस युवक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे वो ठुकरा नहीं पाया। उसने $7,50,000 में अपनी दुकानें बेच दी, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम होती थी। कुछ पैसों से उसने एक नाव खरीदी, $5 लाख एक पेशेवर मनी मैनेजर को दिए और जल मार्ग से संसार की यात्रा करने चला गया। जब वो 1.5 साल बाद लौटा तब उसके मैनेजर ने उसके निवेश को लगभग $9 लाख में बदल दिया था। इसके लिए वो युवक एक बार फिर जल मार्ग से यात्रा करने के लिए चला गया, इस बार दक्षिणी प्रशांत महासागर के टापुओं की ओर। उसे वो फोटोकॉपी मशीनें मैंने ही बेची थी। इसके बदले मुझे बस थोड़ा सा कमीशन मिला था। दूसरी ओर उसने व्यवसाय बनाया और उसे बेचकर संसार की यात्रा करने चला गया। मैंने 1978 के बाद उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि वो कभी कभार शहर में आता है, अपने पोर्टफोलियो पर नजर डालता है और एक बार फिर समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, व्यवसाय मालिक के रूप में आपको 51% बार सही होने की जरूरत नहीं होती, आपको तो बस एक बार सही होने की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा था, कोई व्यवसाय बनाना अधिकतर लोगों के लिए सबसे जोखिम भरी राह होती है, लेकिन अगर आप बचे रह पाएं
और अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाते जाएं, तो दौलत की असीमित संभावना होती है। अगर आप जोखिम से बचते रहते हैं और ई तथा एस वाले सिरे पर सुरक्षित खेलते रहते हैं, तो आप ज्यादा सुरक्षित तो हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी दौलत की संभावना को भी सीमित कर लेते हैं। तीसरा, व्यवसाय बनाना और उसे सार्वजनिक करना। यह अमीर डैडी का सर्वश्रेष्ठ निवेशक बनने का विचार था। एक व्यवसाय बनाने और उसे सार्वजनिक करने की बदौलत ही बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, वॉरेन बफे, टेड टर्नर और अनीता रॉडिक जैसे लोग बहुत बहुत दौलतमंद बने थे। वे बेचने वाले शेयरधारक थे, जबकि हम सभी खरीदने वाले शेयरधारक थे। वे अंदरूनी थे, जबकि हम बाहरी थे और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। आप कभी बहुत बूढ़े नहीं होते और आप कभी बहुत छोटे नहीं होते। अगर कोई आपसे कहता है कि आप ऐसा व्यवसाय नहीं बना सकते जिसे दूसरे खरीदना चाहें, तो उस छोटे दिमाग के विचार का इस्तेमाल खुद को प्रेरित करने के लिए करें। यह सच है कि माइक्रोसॉफ्ट शुरू करते वक्त गेट्स बहुत युवा थे, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने केंटुकी फ्राइड चिकन तब शुरू किया था जब उनकी उम्र 66 साल थी। अगले कुछ अध्यायों में मैं उसका वर्णन करूंगा जिसे अमीर डैडी ने BI त्रिकोण कहा था। मैं इस BI त्रिकोण का इस्तेमाल व्यवसाय बनाने के मार्गदर्शक के रूप में करता हूं। यह त्रिकोण जरूरी बुनियादी तकनीकी योग्यताओं को रेखांकित करता है। अमीर डैडी ये भी महसूस करते थे कि सफल उद्यमी बनने के लिए कुछ व्यक्तिगत गुण भी आवश्यक होते हैं, जैसे भविष्य दृष्टि, वो देखने की योग्यता जिसे दूसरे नहीं देख सकते, साहस, भारी शंका के बावजूद काम करने की योग्यता, सृजनात्मकता, सबसे अलग सोचने की योग्यता, आलोचना झेलने की काबिलियत। ऐसा एक भी सफल व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना न हुई हो। संतुष्टि में विलंब करने की योग्यता, किसी ज्यादा बड़े दीर्घकालीन पुरस्कार की खातिर अल्पकालीन तात्कालिक आत्मसंतुष्टि से इनकार करना सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। BI त्रिकोण, भारी दौलत की कुंजी। अमीर डैडी ने BI त्रिकोण को भारी दौलत की कुंजी कहा था। BI त्रिकोण अमीर डैडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके विचारों को तंत्र प्रदान करता था। जैसा वे अक्सर कहते थे, बेहतरीन विचारों वाले लोग बहुत से होते हैं, लेकिन बेहतरीन दौलत वाले लोग बहुत कम होते हैं। BI त्रिकोण में साधारण विचारों को भारी दौलत में बदलने की शक्ति होती है। BI त्रिकोण किसी विचार से संपत्ति बनाने का मार्गदर्शक है। यह बताता है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के B और I सिरे पर सफल होने के लिए किस ज्ञान की जरूरत होती है। इतने वर्षों में मैंने इसे थोड़ा बदल दिया है। जब मैंने पहली बार वो रेखा चित्र देखा था जो मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए खींचा था, तब मेरी उम्र 16 साल थी। अमीर डैडी ने इसे मेरे लिए तब खींचा था जब मैं उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछने लगा था। 1, ऐसा कैसे है कि आपके पास इतने सारे व्यवसाय हैं, जबकि बाकी लोग एक ही व्यवसाय को मुश्किल से संभाल पा रहे हैं? 2, आपके व्यवसाय क्यों फैलते हैं, जबकि दूसरे लोगों के व्यवसाय छोटे ही बने रहते हैं? 3, आपके पास खाली समय कैसे रहता है, जबकि दूसरे व्यवसाय मालिक लगातार काम करते रहते हैं? 4, इतने सारे व्यवसाय शुरू होने के बाद जल्दी ही क्यों डूब जाते हैं? मैंने सवाल उनसे एक साथ नहीं पूछे थे, लेकिन उनके कारोबारों को देखने पर मेरे दिमाग में यही सवाल आए थे। अमीर डैडी लगभग 40 साल के थे और मैं इस बात पर हैरान था कि वे कई अलग अलग कंपनियां चला सकते थे, और वो भी अलग अलग उद्योगों में। मिसाल के तौर पर उनके पास एक रेस्टोरेंट व्यवसाय था, एक फास्ट फूड कारोबार था, एक जनरल स्टोर चेन थी और एक परिवहन कंपनी थी, एक अचल संपत्ति निर्माण व्यवसाय था और एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट व्यवसाय था। मैं जानता था कि वे अपनी इस योजना पर चल रहे थे कि उनके व्यवसाय उनके लिए सच्चे निवेश यानी कि अचल संपत्ति खरीदें, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर होता था कि वे एक साथ कितने सारे व्यवसाय चला सकते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इतने सारे कारोबार कैसे शुरू कर पाए, उनके मालिक बन पाए और उनका प्रबंधन कर पाते हैं, तो उन्होंने जवाब में BI त्रिकोण खींच दिया। आज पूरी तरह अलग अलग कारोबारों में कार्यरत अलग अलग कंपनियों में मेरी हिस्सेदारी है, इसीलिए क्योंकि मैं मार्गदर्शक के रूप में BI त्रिकोण का इस्तेमाल करता हूं। मैं उतनी कंपनियों का स्वामी नहीं हूं जितने के मेरे अमीर डैडी थे, लेकिन अगर मैं चाहूं
तो BI त्रिकोण में बताए गए फॉर्मूले पर अमल करते हुए अधिक कंपनियों का स्वामी बन सकता हूं। BI त्रिकोण को समझाना। BI त्रिकोण के संबंध में जितनी सामग्री लिखी जा सकती है या लिखी जानी चाहिए, उसके लिए यह पुस्तक कम पड़ जाएगी। इसलिए यहां हम बुनियादी बातों की ही समीक्षा करेंगे। लक्ष्य। अमीर डैडी ने कहा था, किसी व्यवसाय को सफल होने के लिए एक मानसिक और एक व्यवसायिक मिशन की जरूरत होती है, खास तौर पर शुरुआत में। जब वे अपने बेटे और मुझे ये रेखाचित्र समझाते थे तो हमेशा मिशन से शुरू करते थे, क्योंकि उनके विचार से ये त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। इसीलिए ये नींव में था। अगर मिशन स्पष्ट और शक्तिशाली है तो कारोबार उन मुश्किलों से जूझ लेगा जो पहले 10 साल में हर व्यवसाय के सामने आती है। जब कोई व्यवसाय फैल जाता है और अपने मिशन को भूल जाता है, या जिस मिशन के लिए इसे बनाया गया था अब उसकी जरूरत नहीं रह जाती है, तो व्यवसाय मरने लगता है। अमीर डैडी ने मानसिक और व्यवसायिक शब्दों का चुनाव किया था। उन्होंने कहा था, कई लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। सिर्फ पैसे बनाना पर्याप्त शक्तिशाली मिशन नहीं है। पैसा अकेला पर्याप्त जोश, प्रबल प्रेरणा या उत्कृष्ट इच्छा प्रदान नहीं करता है। किसी व्यवसाय का मिशन ग्राहकों की किसी आवश्यकता को पूरा करना होना चाहिए, और अगर ये उस आवश्यकता को पूरा करता है और अच्छी तरह करता है तो व्यवसाय पैसा कमाने लगेगा। जब बात मिशन के मानसिक घटक की आई तो अमीर डैडी ने कहा था, हेनरी फोर्ड एक ऐसे इंसान थे जो पहले मानसिक लक्ष्य से संचालित थे और उनका व्यवसायिक लक्ष्य दूसरे स्थान पर आता था। वे कार को सिर्फ अमीरों नहीं बल्कि आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए उनका मिशन स्टेटमेंट था, कार का प्रजातंत्रीकरण कर दो। जब मानसिक और व्यवसायिक दोनों ही मिशन शक्तिशाली और कतारबद्ध होते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति विशाल व्यवसाय बना देती है। अमीर डैडी के मानसिक और व्यवसायिक दोनों ही मिशन एक सीध में थे। उनका मानसिक मिशन कई गरीब लोगों को नौकरियां और अवसर प्रदान करना था, जिन्हें वे अपने रेस्तराओं में भोजन परोसते थे। अमीर डैडी सोचते थे कि किसी व्यवसाय का मिशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हालांकि इसे देखना या मापना बहुत मुश्किल होता है। वे कहते थे कि शक्तिशाली मिशन के बिना किसी व्यवसाय के शुरुआती 5 से 10 साल तक बचने की संभावना नहीं होती। वे ये भी कहते थे कि किसी व्यवसाय की शुरुआत में मिशन और उद्यमी का जज्बा ही व्यवसाय के जीवित रहने के लिए अनिवार्य होते हैं। जब उद्यमी चला जाता है तब भी जज्बे और मिशन को लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहिए, वरना व्यवसाय मर जाएगा। किसी व्यवसाय का मिशन उद्यमी के जज्बे का प्रतिबिंब है। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी थी जिसकी स्थापना थॉमस एडिसन की प्रतिभा से हुई थी। इस कंपनी ने नए और नवाचारी उत्पादों का आविष्कार जारी रखकर महान आविष्कारक के जज्बे को सुरक्षित रखकर विकास किया है। फोर्ड मोटर कंपनी हेनरी फोर्ड की परंपरा को जारी रखकर कायम है। आज मैं मानता हूं कि बिल गेट्स का जज्बा माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर जगत में वर्चस्व के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया गया और पारंपरिक कारोबार जगत की एक प्रबंधन टीम ने उनकी जगह ले ली, तो कंपनी तेजी से ढलान पर लुढ़कने लगी। जैसे ही जॉब्स दोबारा एप्पल में आए, कंपनी का जज्बा बढ़ने लगा। नए उत्पाद आने लगे, मुनाफा बढ़ गया और शेयर का भाव ऊपर चढ़ गया। हालांकि किसी व्यवसाय के मिशन को नापना मुश्किल होता है, उसे देखना असंभव होता है और हर दृष्टि से ये अमूर्त होता है, लेकिन हम में से अधिकतर इसे महसूस कर सकते हैं। हम उस व्यक्ति के मिशन या उद्देश्य को पहचान सकते हैं जो सिर्फ कमीशन की खातिर हमें कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है। इतनी ही आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि कब कोई हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जब संसार में ढेर सारे उत्पादों की भीड़ लगी है, तो सुरक्षित बचने और अच्छा आर्थिक प्रदर्शन करने वाले व्यवसाय वही होंगे जो कंपनी के मानसिक मिशन, उनके ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि कंपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में ही सोचती रहे।
जिस द रिच डैड कंपनी को किम और मैंने बनाया था, उसका मिशन है मानव जाति के वित्तीय कल्याण को ऊपर उठाना। इस कंपनी के स्पष्ट मानसिक और व्यवसायिक मिशन के प्रति सच्चे रहने से हमने भारी सफलता का आनंद लिया है। हमारे मिशन की स्पष्टता की बदौलत हम इसी मिशन वाले लोगों और दूसरे समूहों को आकर्षित करते हैं। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, मैं इसे अपने मिशन के प्रति सच्चा रहना कहता हूं। इतने बरसों में मुझे इस बात पर यकीन हो चुका है कि अमीर डैडी ने सही कहा था। मानसिक मिशन और व्यवसायिक मिशन दोनों का ही प्रबल और तालमेल में होना महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये एक दो तरफा मिशन होता है। पूरी सच्चाई से कहूं तो मेरे सभी कारोबारों के उतने शक्तिशाली दोहरे मिशन नहीं है जितने कि द रिच डैड कंपनी के हैं। जिन दूसरे व्यवसायों में मैं हिस्सेदार हूं, उनके व्यवसायिक मिशन मानसिक मिशन से ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे अब एहसास होता है कि मेरे नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट व्यवसाय का मिशन उससे बहुत अलग था जो मैंने सोचा था। उस व्यवसाय को बनाने का मिशन ये था कि ये मुझे एक विश्वव्यापी व्यवसाय बनाने के बारे में तीव्र शिक्षा प्रदान करे। इस व्यवसाय ने उस मिशन को थोड़े दुखद ढंग से पूरा किया। दूसरे शब्दों में, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। व्यवसाय बहुत तेजी से विकसित हुआ, सफलता तेजी से मिली, मगर बिखराव भी तेजी से ही हुआ। हालांकि अनुभव दर्द भरा था, लेकिन मुझे एहसास था कि मैंने अपना मिशन हासिल कर लिया है। जब मैंने अपने आप को मलबे से बाहर निकाला और दोबारा व्यवसाय बनाया, तो मैंने वो सीख लिया जो मैं सीखने निकला था। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, कई उद्यमी दरअसल तब तक व्यवसायी नहीं बनते हैं जब तक कि वे अपना पहला व्यवसाय न गंवा दें। दूसरे शब्दों में, मैंने सफल होकर जितना सीखा, उससे कहीं अधिक मैंने व्यवसाय खोकर और उसे दोबारा बनाकर सीखा। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन सड़क ज्यादा अच्छी शिक्षिका है। मरीन कॉर्प छोड़ने के बाद मेरा पहला बड़ा व्यवसाय अभियान महंगा और दुखद था, लेकिन इससे मैंने जो सबक सीखे वे अनमोल थे। व्यवसाय ने अपना मिशन पूरा कर दिया था। उद्यमी का जज्बा, किसी कंपनी का मिशन इसके ध्यान को केंद्रित रखता है। विकास की शुरुआती अवस्थाओं में कई बातों से ध्यान भटक सकता है। दोबारा पटरी पर लौटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मिशन को दोबारा देखना है। क्या भटकाव आपके मिशन के हासिल होने पर असर डालता है? अगर ऐसा है तो आपको तुरंत भटकाव से निपटना होगा, ताकि आप अपने प्रयासों को दोबारा मिशन पर केंद्रित कर सकें। आज मैं देखता हूं कि कई लोग आईपीओ के जरिए कंपनी को सार्वजनिक करके फटाफट मिलेनियर, यहां तक कि अरबपति भी बन रहे हैं। ये देखकर मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या कंपनी का मिशन बस मालिकों या निवेशकों के लिए पैसे बनाना है, या कंपनी सचमुच किसी मिशन को पूरा करने या किसी तरह की सेवा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। मुझे डर है कि इनमें से कई आईपीओ अंततः असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका एकमात्र मिशन फटाफट पैसे बनाना है। इसके अलावा कंपनी के मिशन में ही उद्यमी का जज्बा पाया जाता है। टीम। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, व्यवसाय एक टीम खेल है। वे आगे कहते थे, निवेश एक टीम खेल है। वे ये भी कहते थे, ई और एस क्वाड्रेंट में रहने के साथ समस्या ये है कि आप एक अकेले व्यक्ति के रूप में एक टीम के खिलाफ खेलते हैं। अमीर डैडी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट खींचते थे। शिक्षा तंत्र की ओर अमीर डैडी की एक प्रबल आलोचना ये थी, स्कूल में विद्यार्थियों को अपने दम पर परीक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी टेस्ट के समय सहयोग करने की कोशिश करता है तो इसे चीटिंग या नकल कहा जाता है। असल कारोबारी संसार में व्यवसाय मालिक परीक्षा के समय सहयोग करते हैं और कारोबार की दुनिया में हर दिन परीक्षा होती है। एक महत्वपूर्ण सबक, जो लोग एक शक्तिशाली और सफल व्यवसाय बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए टीम वर्क का यह सबक सीखना अनिवार्य है। यह मेरी वित्तीय सफलता की बुनियादी कुंजी रही है। व्यवसाय और निवेश टीम खेल हैं, और याद रखें, व्यवसाय में हर दिन परीक्षा होती है। स्कूल में सफल होने के लिए आपको अकेले परीक्षा देनी होती है। व्यवसाय में व्यक्ति के नहीं, टीम के रूप में परीक्षा देने से सफलता मिलती है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग अक्सर जितना पैसा बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं,
उसके मुकाबले वे कम पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे चीजों को अपने दम पर करने की कोशिश करते हैं। अगर वे समूह के रूप में काम करते भी हैं, खासतौर पर ई क्वाड्रेंट के लोग, तो वे टीम के बजाय एक यूनियन बना लेते हैं। कई निवेशक आज व्यक्तियों के रूप में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हजारों लोगों को देखता हूं और उनके बारे में पढ़ता रहता हूं जो ऑनलाइन डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जो अच्छी तरह संगठित टीमों के खिलाफ दांव लगाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उनमें से बहुत कम सफल हो पाते हैं और इसलिए कई अपना पैसा गंवा देते हैं। मुझे सिखाया गया था कि पैसों के मामले में आपको टीम के सदस्य के रूप में निवेश करना चाहिए। अमीर डैडी कहते थे, अगर लोग परिष्कृत निवेशक और इसके आगे के स्तर के निवेशक बनना चाहते हैं तो उन्हें टीम के रूप में निवेश करना चाहिए। अमीर डैडी की टीम में उनके अकाउंटेंट, उनके वकील, उनके दलाल, उनके वित्तीय सलाहकार, उनके बीमा एजेंट और उनके बैंकर शामिल थे। मैं यहां पर बहुवचन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके पास हमेशा एक से अधिक सलाहकार रहते थे। जब भी वे कोई निर्णय लेते थे तो ये उनकी टीम की राय जानने के बाद लिया जाता था। आज मैं भी यही करता हूं। बड़ी नाव से पहले बड़ी टीम। आज टेलीविजन पर मैं विज्ञापन देखता हूं कि एक अमीर दंपत्ति अपनी याट में किसी गर्म उष्ण देशीय टापू की ओर जा रहा है। यह विज्ञापन उन सभी लोगों को आकर्षित करता है जो अपने दम पर अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी मैं ये विज्ञापन देखता हूं तो अक्सर अमीर डैडी के बारे में सोचने लगता हूं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अधिकतर छोटे एस व्यवसाय के लोग इस बात के सपने देखते हैं कि किसी दिन वे किसी नाव या हवाई जहाज के मालिक बनेंगे। इसीलिए वे कभी उस नाव या हवाई जहाज के मालिक नहीं बन पाते। जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मैंने नाव के नहीं बल्कि अकाउंटेंटों और वकीलों की अपनी खुद की टीम रखने के सपने देखे थे। अमीर डैडी चाहते थे कि मेरा लक्ष्य अकाउंटेंट्स और वकीलों की एक ऐसी टीम बनाना था जो सिर्फ मेरे ही व्यवसाय पर काम करें। इससे पहले कि मैं किसी नाव के सपने देखूं, अपने सबक को मेरे दिमाग में घुसाने के लिए उन्होंने मुझे कम अंकों वाले छोटे टैक्स रिटर्न के साथ शहर के एक अकाउंटेंट के पास भेजा। जब मैं सीपीए रॉन के सामने बैठा तो मेरा ध्यान सबसे पहले तो इस बात पर गया कि उसकी डेस्क पर बहुत से फोल्डरों का ढेर रखा था। तुरंत ही मुझे अमीर डैडी का सबक मिल गया। ये सीपीए उसी दिन लगभग 30 दूसरे व्यवसायों पर ध्यान दे रहा था। वो मेरे व्यवसाय पर पूरा ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता है? उस दोपहर अमीर डैडी के ऑफिस लौटते समय मैंने एक ऐसी चीज देखी जिस पर मैंने कभी पहले गौर नहीं किया था। जब मैं रिसेप्शन एरिया में बैठकर अमीर डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी के बुलावे का इंतजार कर रहा था तो मुझे लोगों की एक टीम दिखी जो सिर्फ अमीर डैडी के व्यवसाय पर काम कर रही थी। उनके ऑफिस के कामकाजी इलाके में बुक कीपर्स की एक कतार थी, जहां लगभग 14 बुक कीपर्स थे। वहां 5 पूर्णकालिक अकाउंटेंट और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी थे। उनके मुख्य ऑफिस में 2 वकील भी पूर्णकालिक काम कर रहे थे। जब मैं अमीर डैडी के सामने बैठा तो मैंने बस इतना ही कहा, वे सब किसी दूसरे के व्यवसाय का नहीं, आपके व्यवसाय का ध्यान रख रहे हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। जैसा मैंने कहा था, अधिकतर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी खुद की नाव पर सैर सपाटे के सपने देखते हैं। मैंने पहले पूर्णकालिक अकाउंटेंटों और वकीलों की टीम रखने के सपने देखे। इसीलिए मैं अब एक बड़ी नाव और खाली समय का आनंद ले सकता हूं। ये प्राथमिकताओं का मामला है। आप टीम का खर्च कैसे उठाते हैं? मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप टीम के भुगतान का खर्च कैसे उठा सकते हैं। ये सवाल आमतौर पर ई या एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति पूछता है। एक बार फिर, फर्क अलग अलग क्वाड्रेंटों के लिए अलग अलग नियम कानूनों का होता है। मिसाल के तौर पर, जब ई क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान देता है तो सौदा कुछ इस तरह से दिखता है। व्यय में पहले कर का भुगतान करना होता है, बाद में पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकता है। व्यवसाय मालिक अपने व्यवसाय संबंधी खर्च पहले करते हैं, कर बाद में चुकाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास अपनी टीम को भुगतान करने के लिए कर देने से पहले ज्यादा पैसा रहता है और सरकार को कर में देने के लिए कम शुद्ध आमदनी होती है। तो सौदा इस तरह दिखता है कि पहले पेशेवर सेवाओं का भुगतान किया जाता है, बाद में
कर का भुगतान किया जाता है। बी क्वाड्रेंट व्यवसाय के मालिक और एस क्वाड्रेंट व्यवसाय के मालिक के बीच भी एक फर्क होता है। बी क्वाड्रेंट व्यवसाय का मालिक इन सेवाओं के भुगतान करने में नहीं झिझकता है, क्योंकि व्यवसायिक तंत्र यानी कि पूरा BI त्रिकोण सेवाओं के लिए भुगतान कर रहा है। एस क्वाड्रेंट व्यवसाय के मालिक अक्सर सेवाओं के लिए अपने खून पसीने की कमाई से भुगतान करते हैं, इसलिए उनमें से अधिकतर पूर्णकालिक स्टाफ का खर्च नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी कमाई प्राय इतनी ज्यादा नहीं होती है कि उनकी खुद की आर्थिक जरूरतें भी पूरी हो पाएं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। मेरा जवाब वही रहता है जब मुझसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने निवेश और व्यवसाय के बारे में इतना कुछ कैसे सीखा? आप इतने कम जोखिम में इतना ज्यादा लाभ कैसे कमा लेते हैं? आपको उन निवेशों में निवेश करने का आत्मविश्वास कहां से मिलता है जिन्हें दूसरे खतरनाक मानते हैं? आप सबसे अच्छे सौदे कैसे खोज लेते हैं? मेरा जवाब होता है मेरी टीम। मेरी टीम में मेरे अकाउंटेंट, वकील, बैंकर, दलाल आदि शामिल हैं। जब लोग कहते हैं व्यवसाय बनाना खतरनाक है, तो वे अक्सर इसे अकेले करने के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ऐसी आदत जो उन्होंने स्कूल से सीखी है। मेरी राय में व्यवसाय बनाना खतरनाक नहीं है। व्यवसाय न बनाकर आप असल संसार के बेशकीमती अनुभव को हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं और आप संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हासिल करने से वंचित हो रहे हैं। वो शिक्षा जो आपके सलाहकारों की टीम से मिलती है। जैसा अमीर डैडी कहते थे, जो लोग खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं वे संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को गंवा देते हैं और वे अपना बहुत सारा कीमती समय भी बर्बाद करते हैं। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, खासतौर पर तब जब आपकी उम्र बढ़ती है। जैसा किसी ने एक बार अफसोस किया था कि हमारे साथ जो सबसे अप्रत्याशित चीज होती है वो है बुढ़ापा।